सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना सीरीज इंडियन पॉलिटी से। और आज ही हमारे सेशन नंबर 5 है, जिससे हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे और इसके हम क्वेश्चन नंबर 36 टू 70 डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। और हम ये किरण पब्लिकेशन की एक पूरी सीरीज चल रही है और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 36, by which of the following modes can citizenship be acquired? तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के कितने मोड्स दे रखे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो सबसे पहली बात तो कौन सा आर्टिकल है। सो आर्टिकल नंबर अपना 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप। और जो पार्ट है, पार्ट कौन सा है, पार्ट इज 2। ठीक है, तो यानी कि सेकंड पार्ट और आर्टिकल नंबर 5 to 11 डील्स विद किससे, सिटीजनशिप। क्लियर है। अब मोड्स कौन कौन से हैं, बाय बर्थ है, रजिस्ट्रेशन से भी है, हेरिडिटरी है, उसके बाद रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हेरिडिटरी तो सिंपल है, समझ आ रहा है कि अगर आपके फोर फादर्स यहाँ पे बर्थ, इंडिया में उनका बर्थ हुआ है तो आपको भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन से भी करवा सकते हैं। इसमें 11+2 11+1 का प्रोविजन होता है, 11+1 ईयर्स का। ठीक है, टोटल आपको 12 ईयर्स में आप ऑलरेडी इंडिया के अगर रेजिडेंट हैं तो आपको इसके लिए मिल सकती है सिटीजनशिप। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और बाय बर्थ तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आपका इंडिया में यहाँ बॉर्न हुए हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, in which of the following cases the Supreme Court held that fundamental rights are unamendable? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस था ये वाला। और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एक दे दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकेगा। आप उसके जो फर्दर प्रोविजंस हैं, जो जितने भी उसके अंदर और बाकी चीजें हैं, उनको आप अमेंड कर सकते हो। लेकिन अच्छा, अमेंडमेंट के लिए अपना कौन सा आर्टिकल है अपने पास, तो अमेंडमेंट के लिए अपना सिंपल सा पार्ट अपना कौन सा है, 20th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल अपना है 368, आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20। क्लियर। अब इसमें जो केस था दैट वाज केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरला, वर्सेस द स्टेट्स ऑफ केरला। ठीक है, तो ये केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता। और उसमें क्या आ जाएंगे अपनी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स आपने जो एक बार दे दी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिटीजन्स को मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट 38, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनफोर्सेबल नहीं, क्वासी एनफोर्सेबल नहीं, पार्टली नॉन एनफोर्सेबल नहीं, नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपना कौन सा पार्ट में है, तो पार्ट ये आ जाता है कौन सा, पार्ट इज 4th। ठीक है, पार्ट 4 आ जाता है। और अपने आर्टिकल कौन सा ये, तो आर्टिकल इसमें आते हैं अपने 36 to 51। ठीक है, 36 to 51 अपने आर्टिकल्स आते हैं किसके अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। क्लियर है। और ये दोनों हो गया, पार्ट हो गया, आर्टिकल हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि 36 और 37 जो आर्टिकल्स थे, ठीक है, 36 में तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है और 37 में क्या था कि ये जो फंडामेंटल ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं और नॉन एनफोर्सेबल हैं। ठीक है, नॉन एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 37 में। क्लियर है। सो यही पूछा जा रहा है, तो यानी कि नॉन एनफोर्सेबल कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 37 में। क्लियर। नेक्स्ट 39, which of the following expressions does not figure in the preamble to the Indian Constitution? So sovereign democratic republic ये है, socialist है, secular है, federal ये वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं दे रखा। क्लियर, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। 40th, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, या तो अगर आपको डायरेक्टली ये रटा हुआ है तब तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऑप्शन से भी जा सकते हो। कैसे जाओगे उसको देखते हैं। हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, हमारे पास फंडामेंटल राइट था। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 31 में। उसको लेकिन रिमूव करके फिर किस में डाला गया, 300A में डाला गया। ठीक है, अभी जो रिमूव करके डाला गया इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, और ये अमेंडमेंट कब किया गया था, तो ये हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट था। 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1978 में आया था। क्लियर है। तो बस अब हमें इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, जितने भी ये चारों आपके गवर्नमेंट लिखे हुए हैं ना, इनके टाइम पीरियड आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से इन चारों के टाइम पीरियड से काफी क्वेश्चंस आते हैं जो रिपीट होते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, डिफरेंट चीजें, जैसे इमरजेंसी किसके टाइम पे लगी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, है ना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी किसके टाइम पे रिमूव हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए इनके टाइम पीरियड।
इन चारों के आप बस टाइम पीरियड याद रखो, तो ये चारों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इन चारों के आपको याद रखने। सो देखते हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड क्या था। सो इट वाज 1966 टू 1977, ठीक है, 11 साल का लगभग इनका टाइम पीरियड था। उसके बाद इनके बाद आए थे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनका 77 से 79, ठीक है, 2 साल इनका था। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, तो इनका था 91 से 96 तक। उसके बाद अपना वाजपेयी जी की सरकार आई थी अपनी 98 में, ठीक है, 98 से 2004 तक इनका था, ठीक है, इनका टेन्योर था। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था 1978 में, वो किसके टाइम पीरियड में लाया कर रहे हैं, तो मोरारजी देसाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे, यानी कि 77 से 79। तो 78 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, कौन सा, 44th, ठीक है, जो कि जिसमें क्या हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके फंडामेंटल राइट्स में से आपके केस में डाल दिया, 300A में डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट 41, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से उसमें आपके पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 4A, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल इज 51A, क्लियर, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब इसको आपको कैसे लर्न करना है, लर्न तो इसको करना ही नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ से क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते, इतना पूछा जाता है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कौन से पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल है, दैट्स इट, इतना ही पूछा जाता है। फिर भी आपको क्या करना है, जैसे इसकी एक रीडिंग देनी है फंडामेंटल ड्यूटीज की, मैं इसको आपको मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इसके आर्टिकल, ठीक है, आप लोग वहां से इसको जस्ट एक रीडिंग दे देना, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, जस्ट एक रीडिंग दे देना, उससे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये सारी जितने भी हैं रिलेटेड है एक दूसरे से। तो उसमें जो पॉइंट है ना, दैट इज रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आउट फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो ये मतलब जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल यानी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना, बेसिकली उनके आइडियाज को हमें क्या करना है, चेरिश करना है, उनके आइडियाज को हमें आइडियलाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज हमें, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है, यानी कि हमें उनको रिस्पेक्ट शो करनी है, ठीक है ना, उनको रेवरेंस हमें शो करनी है, क्लियर। तो ये है जनरल इलेक्शन, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों, पॉलिटिकल पार्टी, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करी फंडामेंटल ड्यूटीज में, क्लियर। नेक्स्ट 42, which part of the Indian Constitution deals with directive principles of state policy, तो DPSP कौन से पार्ट में है, तो that is part number 4, clear। next 43, how many types of writs can be issued by Supreme Court, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितने टाइप के रिट्स इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, तो ये कर सकते हैं 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास किस में है पावर, आर्टिकल 32, क्लियर। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है, क्लियर हुआ। और रिट्स के लिए हमने आप सेशन नंबर 4 चेकआउट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, हमने काफी डिटेल में उसको काफी एग्जांपल्स के साथ हमने रिट्स को समझा था, ठीक है, काफी अच्छा था वो सेशन, काफी अच्छे से हमने इसको समझा था रिट्स को, ठीक है, 5 रिट्स को हमने काफी डिटेल में समझा था एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको रिट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, रिट्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपने रिट्स नहीं पढ़ रखी पहले से, तो आप उस सेशन नंबर 4 को चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और या फिर आई बटन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट कर लेना जरूर से सेशन नंबर 4 अगर आपको रिट्स के बारे में पढ़ना है तो, ठीक है। तो कितने टाइप्स के रिट्स करवा सकते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, क्लियर। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जितने भी टर्म्स हैं ये एक सीरीज में लिखी हुई है, ठीक है, एक पैटर्न है इनका, तो उसी सीरीज में हमें इसको लर्न करना है। और वो पैटर्न क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में ये पैटर्न करेक्ट दे रखा है, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो सो सी डे रे, ठीक है, सो से डे रे, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं और ये लर्न हो जाता है, काफी इजी है, ठीक है। सोवरेन सोशलिस्ट, सबसे पहले ये सोवरेन सोशलिस्ट, ये पहले सो वाले आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिपल एस आ रहा है, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, आपको लर्न हो जाएगा ये आसानी से, क्लियर। नेक्स्ट 45, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है हमारी, तो हम किसके पास जा सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्लियर। नेक्स्ट 46, which part of Indian Constitution deals with fundamental rights, तो part 3, ठीक है। नेक्स्ट 47, how many fundamental duties are there in the Constitution, तो that is 11, option number 1। 48, fundamental rights are not given to, तो ये bankrupt persons, aliens, ठीक है, तो aliens को ये नहीं मिलती है। aliens कौन हो गए, जो नॉन इंडियंस हैं, ठीक है, aliens means नॉन इंडियंस, ठीक है, या फिर फॉरेनर्स जो हैं उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, aliens बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट 49, कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। हम एक डेमोक्रेटिक अगर कंट्री में हम बात करें कि उसमें कंसेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है, तो दिस मीन्स कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट फिर भी, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट 50th,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो हमने कहां से अडॉप्ट किए थे, आयरलैंड से अडॉप्ट किए थे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। 51 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हमारी फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है, अभी हमने पढ़ा इस क्वेश्चन को, तो दैट इज हमारा सुप्रीम कोर्ट, है ना। और सुप्रीम कोर्ट कौन सी बॉडी है हमारी इंडियन की, ठीक है। तो इंडिया की कौन सी बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जुडिशरी, तो जुडिशरी है, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन है, जो लेजिस्लेशन बना रहे, ठीक है, यानी कि जो लॉज बना रहे हैं, लॉ मेकिंग बॉडी जो है, ठीक है, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है ना। लॉ कौन बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं। उसके बाद उस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं हमारे, ठीक है, और या फिर हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट 52 the idea of directive principles of state policy was borrowed by the framers of Indian constitution from the constitution of, तो हमने डीपीएसपी कहां से बोरो किए, आयरलैंड से बोरो किया ना, सो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 53 which one of the following fundamental rights is available to Indian citizens only, so equality before law, protection of life and personal liberty, आर्टिकल 21, ठीक है, ये कौन सा अपना। उसके बाद ये जो प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जो दे रखा है अपने पास, ठीक है, तो ये जो है अपना प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ये कौन सा आर्टिकल नंबर 15 है ना। तो आर्टिकल 15 जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स तक ही एप्लीकेबल है, ठीक है, ये एलियंस के लिए या फिर नॉन इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी आर्टिकल्स है ना वो किसके लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे ये क्या है आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 आपका क्या, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि अगर कोई फॉरेनर भी इंडिया विजिट करता है और उसका सपोज मर्डर कर दिया जाता है, तो जिसने मर्डर किया है या जिसका मर्डर हुआ है होगा क्या कि उसको सेम इंडियंस की तरह ही उसको डील किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उसको जब वो फॉरेनर कोई भी इंडिया विजिट कर रहे हैं तो उसको भी आर्टिकल दिया जाता है, उसके पास भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, उसको भी कोई ऐसे राह चलते मार नहीं सकता, ठीक है, उसके पास भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो ये है 15 आर्टिकल 15 ये पर्टिकुलरली सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, क्लियर। उसके बाद ये अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14 है। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल आपके कहां से कहां तक आता है, आपका 23-24 वो हो गया, ठीक है। उसके बाद 25 से आपका 27-28 तक, ठीक है, 25 to 28 आर्टिकल आपके कौन से हैं, राइट टू आपके रिलीजन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 54 which of the following articles of the constitution deals with the fundamental duties, तो fundamental duties कौन से पार्ट में, पार्ट 4A, क्लियर। और उसके बाद आर्टिकल आ जाएगा 51A, क्लियर। नेक्स्ट 55 the preamble of the our constitution makes no mention of, तो हमारे preamble में, ठीक है, स्पेसिफिकली preamble में कौन सी टर्म नहीं है मेंशन, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है। उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। कहाँ पे मेंशन है, तो अपने इलेक्शंस में, इलेक्शंस के लिए कौन सा पार्ट है, तो दैट इज पार्ट नंबर 15, ठीक है, पार्ट 15 में है। और आर्टिकल इसका कौन सा आ जाएगा, 326, आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में मेंशन किया हुआ है, यानी कि जितने भी पीपल जो 18 ईयर्स से अबव हैं, ठीक है, 18 प्लस जितने भी हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 326 और पार्ट नंबर इज 15 इलेक्शंस, ठीक है, पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शंस। 56 which part of constitution deals with directive principles of state policy, तो डीपीएसपी किस में है, पार्ट 4 में। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट में ऐड करी गई थी, तो ये था हमारा 42nd अमेंडमेंट, जो कि कब आया था, 1976 में। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अच्छा टॉपिक है काफी, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा लेना, 2019 का पेपर देख लेना, 2018 का पेपर देख लेना, सीजीएल का भी, सीजीएल सीएचएस सारे पेपर देख लेना, आपको अमेंडमेंट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, सारी शिफ्ट को मिला के, ठीक है। तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे, सिर्फ एक ही क्लास में कवर हो जाएगा अपना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कब करते हैं इस सेशन को हम, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको चाहिए जल्दी से जल्दी सेशन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर इस सेशन को हम प्रायोरिटी पे रख लेंगे। तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं मैंने अपने पर्सनल, तो उसमें से मैं आपको इसको करवा दूंगा। और लर्न करने के भी तरीका है कि कैसे मैंने खुद ने पर्सनली कैसे इसको लर्न किया था, तो मैं उसी तरीके से आपको भी इसको लर्न करवा दूंगा, काफी इजीली आपको ये सब लर्न हो जाएंगे, अमेंडमेंट्स ऑफ जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 a secular state is one which,
ठीक है, which has no religion of its own, is irreligious, anti-religion, takes into consideration religious sentiments of the people. ठीक है, तो एक सेक्युलर स्टेट का जो टर्म है उसका इम्प्लीकेशन क्या है? उसका इम्प्लीकेशन सिंपल सा ये है कि उस जो स्टेट है उसका कोई अपना कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपना उसका कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। वो स्टेट यानी जैसे इंडिया का है तो इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, इंडिया जितने भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, अपना इंडिया, लेकिन इसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। ठीक है, काफी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना जैसे रिलीजन जो है वो मुस्लिम रिलीजन है, उन्होंने अपना अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेक्युलर स्टेट का जो इम्प्लीकेशन है वो दैट इज की इट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, 59 फ्रीडम ऑफ द प्रेस इम्प्लाइज इन द राइट टू। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल में या फिर कौन से फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है? तो याद आता है अपना फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल नंबर 19 है। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट 60th फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजंस can not be suspended, can be suspended, can never be suspended under any circumstance। तो it can be suspended। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो दे रखे हैं हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सस्पेंड किया जा सकता है। किस किस सिनेरियो में? तो वो जब इमरजेंसी लगती है। ठीक है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है उस केस में क्या होता है कि जितनी फंडामेंटल राइट्स होती हैं सिटीजन्स की वो सब क्या हो जाती हैं, वो सब सस्पेंड कर दी जाती हैं जब तक कि इमरजेंसी वहां पे रहती है। ठीक है, जब तक कि इमरजेंसी लगाई जाती है तब तक उनकी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अ रिट इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस इज नोन एज। सो ऐसी कौन सी रिट है जो कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है? ठीक है, सो ये है अपनी हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस कैसे है? क्योंकि हबीज कॉर्पस आपका क्या एक ये ऐसी सिर्फ एक रिट है जिसमें आपका क्या वॉलेट होता है? आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि इलीगल डिटेंशन होता है इस केस में, है ना, इलीगल डिटेंशन होता है इस केस में आपका, यानी कि पुलिस का जब मन आया उसको पुलिस ने क्या किया? आपको डिटेन करके उठा के आपको ले गई और लॉकअप में उस पुलिस ने आपको डाल दिया। ठीक है, विदाउट चेकिंग की लीगैलिटी ऑफ द कॉज। ठीक है, उसने लीगैलिटी को चेक नहीं करा विदाउट वारंट, यानी ना तो आपको वारंट दिखाया और कोई लीगैलिटी को उसने चेक नहीं करा, बस आपको सीधा उठाया। आपके उस पर कुछ शक हुआ आपको, आपके ऊपर पुलिस को, तो उसने सीधा आपको उठाया और आपको डिटेन कर दिया। ठीक है, इस केस में आपका क्या हो रहा है? आपका आर्टिकल 21 वॉलेट हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसे ही कोई उठा के नहीं ले जा सकता, आपका आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वॉलेट हो रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्लियर हो? अब समझ आए कैसे है ये? सो हबीज कॉर्पस इस तरीके से फंडामेंटल राइट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। तो यानी कि जब भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वॉलेट हो रही है तो आपको कौन सी रिट इशू करवा सकते हो? तो हबीज कॉर्पस इशू करवाई जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग डीपीएसपी ऑफ स्टेट। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस लिए इंक्लूड करी गई है? तो आपको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किसके लिए हैं? वो सिटीजंस के लिए हैं क्या? तो नहीं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये किसके लिए? ये सेंटर और स्टेट के लिए, सेंटर प्लस स्टेट के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं। यानी कि जितने भी वो डायरेक्टिव्स, जितने भी वो लॉज बनाएंगे, जितनी भी पॉलिसीज वो बनाएंगे, उसको क्या करना होगा कि इन डायरेक्टिव्स को, जो डायरेक्टिव्स इसमें दे रखे हैं, उन डायरेक्टिव्स को इसको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों को, सेंटर और स्टेट को, व्हाइल मेकिंग दी लॉज। ठीक है, तो लॉ बनाते हुए इनको इन डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखना होगा। इसलिए किस लिए बनाए गए? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश हो सके, इसलिए डीपीएसपी लेके आए हुए हैं और हमने कहां से अडॉप्ट किए? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर। नेक्स्ट 63 which among the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? तो ये कौन सा अपना आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो जिसके तहत ये कौन सा अपना आर्टिकल नंबर 32 जिसके तहत जो 5 रिट्स हैं, ठीक है, 5 रिट्स कौन से आर्टिकल के तहत इशू करी जा सकती हैं? तो दैट इज आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के तहत क्या होता है कि 5 रिट्स इशू कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, और इसी के तहत हम हमारी फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होने पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कौन से फंडामेंटल कौन से आर्टिकल के तहत? तो दैट इज आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर। नेक्स्ट 64 नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज
lived in a foreign country for more than 5 years or been convicted by a foreign court of law voluntarily acquired citizenship of another country। तो ये वाला प्रोविजन है इस केस में, यानी कि नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप अगर उसकी खत्म कैसे हो सकती है, जब उसने वॉलंटरीली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, दैट इज दिस इज आर्टिकल नंबर 9, ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या है, नो मीन्स नो, है ना, मीन्स 9 मीन्स नो, नो मीन्स टर्मिनेशन, ठीक है, ऐसे याद किया था हमने इसको। नो मीन्स टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट करना, खत्म कर देना, यानी कि अगर किसी ने पर्सन ने वॉलंटरीली अपनी इच्छा से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अगर एक्वायर कर ली, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसी टाइम पे उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 65, Which one of the following is a fundamental right guaranteed by Constitution of India? तो right to govern नहीं, right to property नहीं है, और उसके बाद right to information, right to equality। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल इज 14, आर्टिकल नंबर 14। तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी हुई है। नेक्स्ट 66, राइट टू फ्री एजुकेशन इज सर्टेन विद सर्टेन लिमिट्स इज गारंटीड बाय फंडामेंटल राइट। यस, दिस इज गारंटीड बाय फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर है अपना 21A, ठीक है, जिसमें अपना राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है अपना। और इसमें क्या है, क्या प्रोविजन है कि इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। तो इनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये हमारा कौन से आर्टिकल में, ये हमारा आर्टिकल 21K में, और ये हमारा अब क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्लियर। नेक्स्ट 67, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज अबव द एज ऑफ। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड एज है दैट इज 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से अगर नीचे हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं अपनी फैक्ट्रीज या माइंस में, तो दैट कम्स अंडर विच डोमेन, तो इट कम्स अंडर चाइल्ड लेबर, ठीक है। और इसके लिए अपने पास आर्टिकल कौन सा है, तो आपको आर्टिकल 2 याद आ रहे होंगे, 23 एंड 24। 23 डील्स विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, एंड आर्टिकल 24 डील्स विद चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर के लिए अपने पास कौन सा आर्टिकल है, 24 आर्टिकल है, ठीक है। तो ये अपने फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। क्लियर है इतना बात, चलें आगे। 68, द रिट ऑफ हबीज कॉर्पस इज इश्यूड इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं भाई, रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स, बिल्कुल नहीं, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हबीज कॉर्पस जिसका क्या मतलब होता है, ब्रिंग द बॉडी, है ना, ब्रिंग द बॉडी, कोर्ट ये इशू करती है ब्रिंग द बॉडी। तो जब भी रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन होता है, यानी कि पुलिस किसी को इलीगली या फिर रॉन्गफुल डिटेंशन कर लेती है किसी का भी, उस केस में हबीज कॉर्पस इशू करवाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से। क्लियर। नेक्स्ट 69, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज फाउंड इन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मतलब देख लो। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स कि इक्वालिटी इन मैनेजिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ अ कंट्री, पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। यानी कि किसी कंट्री में जब पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए जो सिटीजन्स हैं उनको भी इक्वली पार्टिसिपेशन मिलता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल अफेयर्स से क्या मतलब है, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि जब कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है, यानी उसको इलेक्ट करना है जब, ठीक है, उसमें अगर हमें इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, सो दैट इज पॉलिटिकल, ठीक है, दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। तो ये अंदर आएगा हमारे किसके पास, ये दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो कि हमारा पास क्या है कि 18+ है, जिसके भी एज 18+ है, उनके पास क्या है, वोटिंग राइट्स है। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंडिया की पॉलिटी में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये मिलती है हमें किसमें, पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में ऐड हुई थी, तो ये होती पार्ट 4 में, ठीक है, 4 के सब सेक्शन ए में, ठीक है, पार्ट 4A में क्या होती फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल नंबर इज 51A। क्लियर। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ। तो इसी के साथ हमारा आज का ही सेशन कंप्लीट होता है। इसमें हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं अपने आज के। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं edimo.in। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सब आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसको भी। और एडिमो ऑफिशियली हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पर पब्लिश होते हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चैनल पे आती हैं, तो हम आपको डायरेक्टली वो टेलीग्राम चैनल पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इसलिए आप इसको भी ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो
तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।